नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज हम बात करेंगे राजनीति में परिवारवाद पर हमेशा से घमासान रहा है। जब जब टिकट वितरण की बात आती है परिवारवाद को लेकर आवाज उठती है। हाल ही में शशि थरूर के वंशवाद पर लेख भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये वही शशि थरूर हैं जो कांग्रेस के होते हुए भी विरोध की बात करते हैं। शशि थरूर के आर्टिकल के मुताबिक राजनीतिक सत्ता के लिए योग्यता को वंशवाद पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि वंशवादी राजनीति भारतीय लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है और शासन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। इस लेख को कई लोग गांधी परिवार पर निशाना मानते हैं, जबकि भाजपा ने इसकी प्रशंसा की है। अब चाहे शशि थरूर हों या राजनीतिक दल, परिवारवाद हमेशा से निशाने पर रहा है। लेकिन परिवारवाद को राजनीति में जनता चुनकर भेज रही है, तो इसमें परेशानी क्यों है? आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारतीय राजनीति में वंशवाद पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का वादा तब तक पूरा नहीं होगा जब तक राजनीति परिवारों की संपत्ति बनी रहेगी। थरूर ने योग्यता आधारित राजनीति की वकालत की और राजनीतिक दलों में सुधार की आवश्यकता बताई। उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करने और पारिवारिक पहचान की बजाय योग्यता के आधार पर वोट करने का आग्रह किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि लोकतंत्र का असली वादा जनता की सरकार, जनता द्वारा जनता के लिए तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक भारतीय राजनीति परिवारों की जायदाद बनी रहे। उनके इस आर्टिकल को गांधी परिवार पर निशाना माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसी बयानबाजी कर चुके हैं, जहां उन्हें कांग्रेस के विरोध में देखा गया। आपने कहा कि आप इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आप सरकार On the question of tariffs? Yes, sir. No, look, I mean, it is a challenging negotiation. We are negotiating with many countries. The US is not the only negotiation. We have an ongoing negotiation with the EU. We've already concluded a deal with the UK. We will be talking to other countries also. And if the worst comes to the worst, we will have to diversify more out of the American market into other markets if we can't compete in America. We are not without options. I mean, I think we have to understand we want and value the relationship with America, but if America is completely unreasonable in their demands, we will have to go elsewhere. सोशल मीडिया में और दूसरे तरीके से उनके और उनके परिवार के खिलाफ जो कुछ कह दिया था, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और पूरी कमेटी उनके साथ समर्थक है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि वो देश का सेवा बहुत अच्छी तरह से किए हैं और इसके लिए हमारे तरफ से हम सब आभारी हैं। परिवारवाद को लेकर अक्सर राजनीतिक दलों में भी तल्खी देखी जा रही है। पक्ष और विपक्ष कोई भी इससे अछूता नहीं है। Also, Mr. Tharoor in his article talks about political dynasts and says they have no accountability or answerability for their poor performances. This is a very categorical commentary on the current state of the Congress party and Rahul Gandhi's so-called leadership, because under Rahul Gandhi, the Congress party has lost 3 successive Lok Sabha elections, performing in the most disastrous and dismal manner. But Rahul Gandhi still continues to hold sway in the Congress party. So these statements in the article very clearly we can infer as Shashi Tharoor, who has been suffering and suffocated under the stranglehold of the Gandhi family in the Congress, giving a vent to his sentiments. ये देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जिसने 6-7 दशक तक देश पर शासन किया, वो केवल और केवल एक ही परिवार की पूजा करता रहा और वही परिवार जब से लेकर के आज तक कांग्रेस का नेतृत्व करता आया है। और आज शशि थरूर ने ये बात को उजागर करके इस बात को स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस में परिवारवाद की जड़ें गहरी और अब वक्त आ गया है कि परिवारवाद को समाप्त होना चाहिए। I applaud Dr. Tharoor for speaking something that I spoke about 7-8 years ago within the party. But I just hope that the same repercussions that were brought upon me for speaking against the Namdar Rahul Gandhi do not follow on Dr. Tharoor. Already Dr. Tharoor has been sidelined for showing a mirror to the foremost Nepo kid of India, Rahul Gandhi, on Operation Sindoor. And now also his article, the Namdars, Nepo kids of Bihar and of India, that is Tejaswi and Rahul, they may take it quite personally. But it is a fact that Congress party is not only a family-run company, it has
penetrated this idea that birthright से ही सब कुछ मिलता है. And therefore, Dr. Tharoor should be applauded. But I think now Dr. Tharoor will get series of bad words and insults right from Kerala Congress, from other leaders, because he has challenged the first family of Congress party. I think that I'll just pray that Dr. Tharoor doesn't suffer the consequences I suffered. ठीक कहा उन्होंने, इसमें कहाँ दो राय है. और वो खुद लीडर बने हैं तो अपने लोगों के ताकतवर बने हैं. सब जगह यही होता ही है. आज कोई पहली बार थोड़ी है कि वो पहली बार उन्होंने कहा हो या पहली बार किसी ने कहा हो. हमेशा ये हो ही रहा होता है. लोकतंत्र एक ऐसी चीज है कि जहां सबको अपना मेरिट प्रूव करना पड़ता है और करते हैं. जहां तक राजनीति का ताल्लुक है, इसका कोई रास्ता आप नहीं निकाल सकते. फैसला तो जनता को करना है. लोकतंत्र के अंदर किसी एमपी का बेटा अगर चुनाव लड़ता है तो जनता तय करेगी उसे जिताना या हराना है. आप ये तो पाबंदी नहीं लगा सकते कि आपका बाप एमपी था इसलिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आपका दादा एमपी था इसलिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते. इसका कोई हल नजर नहीं आता. लेकिन ये सिर्फ राजनीति में नहीं है. जजेस के बेटे जजेस बन रहे, चीफ जस्टिस का बेटा चीफ जस्टिस बन जाता है. जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बेटे ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं. जितनी फिल्म इंडस्ट्री है, हीरो है तो बेटा हीरो बन जाता है, हीरोइन है तो हीरोइन बन जाती है, डायरेक्टर है तो डायरेक्टर बन जाता है. हर मैदान के अंदर ये हो रहा है. वो पॉलिटिक्स में भी हो रहा है. इसके सिर्फ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसके रास्ते क्या निकालेंगे, मुझे तो इसका कोई रास्ता नजर नहीं आता है. थरूर ने अपने लेख इंडियन पॉलिटिक्स आर अ फैमिली बिजनेस में कई उदाहरण दिए. उन्होंने कहा, उड़ीसा में बीजू पटनायक के बाद उनके बेटे नवीन पटनायक ने कमान संभाली. महाराष्ट्र में बाल ठाकरे से उद्धव ठाकरे और फिर उनके बेटे आदित्य तक वंश चला गया. यूपी में मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव, बिहार में रामविलास पासवान से चिराग पासवान, पंजाब में प्रकाश सिंह बादल से सुखबीर बादल तक यही कहानी दोहराई गई है. जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवारों का लंबे समय से दबदबा है. ये प्रवृत्ति सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया में दिखती है. पाकिस्तान में भुट्टो और शरीफ परिवार, बांग्लादेश में शेख और जिया परिवार और श्रीलंका में डारनायके और राजपक्षे परिवार. बहरहाल थरूर के विचारों को गांधी परिवार पर कटाक्ष के रूप में माना जा रहा है. लेकिन सवाल इस बात का भी है कि जब जनता ही परिवार के लोगों को वोट कर जिता रही है तो फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं. हाँ, ये अलग बात है कि अपनों के टिकट के चक्कर में जमीनी कार्यकर्ताओं को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए. यहाँ अहम सवाल ये भी है कि परिवारवाद का ये राग आगामी बिहार चुनाव में कितना प्रभाव डालेगा, ये देखने वाली बात होगी. चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट. चलिए, तो परिवारवाद की दुहाई है, सियासत गरमाई है. ये परिवारवाद पर आज एक चर्चा इस तरीके से है क्योंकि शशि थरूर ने एक लेख लिखा, उनका एक आर्टिकल आया जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया. अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके आर्टिकल को पॉजिटिवली लिया, उन्होंने उनकी प्रशंसा की है और शायद इस परिप्रेक्ष्य में भी समझा गया है कि ये जो कटाक्ष था वो गांधी परिवार के लिए था. क्यों था? क्योंकि पिछले कुछ टाइम से शशि थरूर के जो स्टेटमेंट्स आए हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हो, चाहे ट्रंप टैरिफ के टाइम की बात हो, अक्सर कुछ ऐसा कह रहे हैं जिससे ये सवाल उठा था. हमने भी कई चर्चाएं की थी कि आखिर क्या कोई कांग्रेस से नाराजगी हो गई है, कांग्रेस के होते हुए भी क्यों उनके विरोध की बातें करते हैं. तो ये आर्टिकल भी यदि परिवारवाद को लेकर आया, खुलकर ना सही लेकिन लगा तो कुछ ऐसा ही. हालांकि उन्होंने अपने इस लेख में बहुत सारे परिवारवाद को लेकर बहुत सारे लोगों का जिक्र किया है. लेकिन आज ये चर्चा इसलिए भी है कि परिवारवाद, मान लीजिए किसी परिवार से किसी को टिकट मिला भी तो जनता ने चुना ना. जनता यदि पसंद कर रही है तो जनता जीत कर उनको आगे पहुंचा रही है. फिर क्यों बार बार ये परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, और आखिर कब तक चलेगा? इस इलेक्शन में इस आर्टिकल का, उसके बाद ये जो प्रतिक्रियाएं आई हैं और परिवारवाद को यदि हम सामने रखें तो कितना प्रभाव पड़ेगा. हम सीधे चर्चा पर चलेंगे. हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं. सबसे पहले आपका परिचय करा दें. भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे महेश वर्मा. महेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए. कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर पवन डोंगरे, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है. समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे रविंद्र प्रताप सिंह. रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है. राजनीतिक विश्लेषक हैं संदीप चौधरी,
संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आरजेडी का पक्ष रखेंगे मंटू शर्मा। मंटू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत, पवन जी कनेक्ट है हमारे साथ अभी? चलिए, पवन जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, सवाल यहीं से शुरू होना था। खैर, महेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हो। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार। हाँ, नमस्ते। महेश जी, क्योंकि शशि थरूर ने जो अपना आर्टिकल लिखा परिवारवाद को लेकर, वंशवाद को लेकर, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? पार्टी का क्या रुख है उसको लेकर, और कितना सही है, कितना गलत है, या समय की ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें हैं, कैसे उसको देखते हैं? देखिए, उसके दो पहलू हैं। एक तो उसका राजनीतिक पहलू है, जिसके ऊपर ये सवाल खड़ा किया जा सकता है कि आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है शशि थरूर जी को, उनको क्या ऐसा दिखाई दे रहा है कांग्रेस संगठन के अंदर, या जो ये उनको जो बदबू या खुशबू या जो कुछ भी कह लीजिए, आखिर में उस लेख के पीछे जो उनकी एक मंशा है, वो सिर्फ इसी लीपापोती से खत्म कर दिया जाए कि शशि थरूर ने जो एक कांग्रेस के सांसद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और लगातार उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा और लगातार अपनी बातों को बुलंद भी करते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने जो ये बात उठाई है, वो पहले भी, जैसे अभी आपने चर्चा करी कि भाई सिंदूर को लेकर उन्होंने, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने नेतृत्व किया देश का, और उस समय भी बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने संसद से लेकर बाहर तक उन्होंने अपनी बात रखी। तो दूसरा इसका यही पहलू है कि वो देश हित में जो चीज उन्होंने कही है, उनके आर्टिकल में सिर्फ इतना ही नहीं है कि वंशवाद का मतलब क्या है। वंशवाद का मतलब उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी है कि वंशवाद की वजह से किस प्रकार से राजनीतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है, किस तरह से हमारी जो लोकतांत्रिक अवधारणा है, हमारी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, हमारी जो राजनीति का एक नियंत्रण है, या कह लीजिए कि जो एक शासन व्यवस्था है, उसको कमजोर करने की जो एक परंपरा है, या कह लीजिए कि उससे जो एक कमजोरी उभर के आई इतने सालों में, उसका आज कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो है कि अपने विचारों को रखना चाहिए। और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि लगातार एक मतलब व्यक्ति जो नासमझी में कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि आपको किस देश में ऐसा प्रमाण मिलेगा कि एक प्रामाणिक भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में सजा याफ्ता हो, उसको एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका बेटा जो है सिर्फ उस वजह से वो फसल काट रहा है बिहार में क्योंकि भाई वो लालू यादव का बेटा है, उस व्यक्ति को कभी भी, अभी इसमें आज तमाम तरह के लोगों का रिएक्शन भी आया कि राशिद अल्वी का, कि भाई जनता ने जो है जिसको चुनती है वो उसमें वंशवाद और परिवारवाद क्या करेगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इसको जिस तरह से आज की डेट में स्थापित कर दिया गया है भारतीय राजनीति में, जिस प्रकार से इस सोच के साथ राजनीति की जा रही है, और उस सोच के तहत जो भी आदमी आता है, लंगड़ा लूला भ्रष्टाचारी अपराधी जो कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ है, एक वो ब्रांड बन गया है। या वो सजा याफ्ता राहुल गांधी हो, आज की डेट में कोई भी आदमी जो होता, तो राजनीतिक मूल्यों का एक कहीं ना कहीं एक टाइम था ना कि लाल बहादुर शास्त्री होते थे, वो ट्रेन एक्सीडेंट होती थी, इस्तीफे की पेशकश कर दिया था। इसी प्रकार से कई लोग थे देश में, ऐसे भी राजनीतिक मूल्यों का कहीं निर्वहन करने वाले लोग पैदा हुए। लेकिन सवाल यह है कि आज की डेट में राजनीतिक मूल्यों का क्षरण इस तरह से होना और उसके ऊपर ये लेख का आना, सचमुच में मैं समझता हूं कि ये अपने आप में एक राजनीतिक सूचिता की जो बात है, या राजनीतिक संवेदना की जो बात है, जो लगभग लुप्त हो चुकी है। और आप देखिए कि लगे हाथ आड़े हाथ लेने वालों की भी कमी नहीं है कांग्रेस में। उदित राज ने क्या कह दिया कि भाई आप राहुल गांधी का ही क्यों उदाहरण देके समझाने की कोशिश कर रहे हो। आप देखो शरद पवार क्या कर रहे हैं, आप देखो ममता बनर्जी क्या कर रही है, स्टालिन क्या कर रहे हैं, अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि वंशवाद या परिवारवाद, या ये जो एक प्रकार से भाई कोई भी हो, मतलब एक हम लोग पढ़ा करते थे कि बॉस इज ऑलवेज राइट, बेशक वो बंदर ही हो। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस तरह की सोच और समझ के साथ भारतीय राजनीति का और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में राजनीति की इस तरह का
प्रादुर्भाव होगा, इस प्रकार का प्रभाव होगा, और नितांत नेतृत्व का अभाव होगा, व्यक्तित्व का अभाव होगा, और जो एक राजनीतिक नैतिक मूल्यों का जो है सबसे बड़ा जो क्षरण होता है। आप देखिए चुनाव आयोग पे एकदम से हल्ला बोल, कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी फिजूल की बातें जिससे देश की छवि कमजोर करने की कोशिश की गई। लगातार जो है एक हमलावर तरीके से, एक माने जैसे आक्रमणकारी होते हैं जो अतिक्रमण करने की दृष्टि से, जो भारत को कमजोर करने की दृष्टि से काम करते हों, और सिर्फ इसलिए अगर ऐसे लोग जो है देश में अगर होंगे और देश की राजनीति में होंगे तो इनसे क्या मिलेगा? और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गांधी नेहरू परिवार से संबंध रखते हैं, सिर्फ वो इसलिए। लालू यादव को आप देखिए, कहां ऐसा प्रमाण मिलेगा दुनिया में कि एक सजा याफ्ता भ्रष्टाचारी आदमी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना हुआ है। उसके लिए कांग्रेस में मनमोहन सिंह सरकार में जो है बाकायदा कानून पास हो गया कि भाई ऐसे व्यक्ति को जो है हम चुनाव लड़ने के लिए परमिशन दे रहे हैं, ऐसे लोगों को हम अनुमति दे रहे हैं। तो इस तरह का लेख का मतलब यह है कि इसके प्रति थोड़ी सी संजीदगी रखनी चाहिए और संवेदनशील होकर, मैं कह रहा हूं कि आपके दर्शकों को भी चाहिए, तमाम लोगों को चाहिए कि इसके ऊपर एक बहस हो, या वो भारतीय जनता पार्टी में भी वंशवाद हो या कहीं भी हो, उसकी कहीं ना कहीं चर्चा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं परिवार कोई ऐसा है जो कि इस तरह की चीजों का लाभ उठा रहा है, अनुचित लाभ उठा रहा है। अनुचित लाभ से आप स्पष्ट है। आज तेजस्वी जो है, मुझे ये बताइए, तेजस्वी अगर आज आरोपी होते, राहुल गांधी की जैसे कोई और आरोपी होता, ठीक है महेश जी, बहुत लंबा वक्त हुआ, मैं आऊंगी वापस। कई सारे मेहमान जुड़ गए, वापस आती हूँ, जल्दी जल्दी से सबकी प्रतिक्रिया आ जाए। पवन जी मुझे सुन पा रहे हैं? रागी जी आपकी क्लियर आवाज आ रही है? हाँ पवन जी, शशि थरूर जी को क्या हो गया है? मतलब मैं इसलिए खुल के पूछूंगी, समय समय पे जो बात बोलते हैं पिछले कुछ टाइम से, या उन्होंने वंशवाद पर अपना जो आर्टिकल लिखा, ठीक है, उन्होंने लिखा और बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को डिफाइन किया, सभी के लिए किया, लेकिन उसको इस परिप्रेक्ष्य में लिया गया जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आई हैं और आती हैं कि गांधी परिवार के लिए लिया गया। देखिए बीजेपी की प्रतिक्रिया आपने अभी भी सुनी और वैसे भी उन्होंने सकारात्मक रूप से लिया है कि ठीक है, लेकिन क्या मायने हैं और किसको निशाने पर रखकर? मैं पिछले कुछ टाइम से वाकई उनको देख रही हूँ, कांग्रेस के होते हुए भी कुछ बातें ऐसी कर देते हैं, ये लगता है विरोध में है। बिल्कुल भी नहीं राखी जी। देखिए, इस देश में हर व्यक्ति को अपना स्वातंत्र है, उसको क्या करना है। कांग्रेस ने आज तक कभी भी किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता पर, उसकी फ्रीडम पर आज तक कभी रोक नहीं लगाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने किसी भी व्यक्ति को आज तक किसी टिप्पणी करने के लिए, किसी लेख लिखने के लिए, या उन व्यक्ति को किसी तरह का स्पेशल डायरेक्शन देकर ये नहीं कहा है कि आपको ऐसा करना है। हर व्यक्ति का अपना एक स्वतंत्र है, उसकी एक अपनी सोच है, वो किस कैपेसिटी में लिख रहे हैं ये बात महत्व रहती है। अगर हाँ वो प्रवक्ता बोलकर लिखते तो पार्टी का वर्ड होता। वैयक्तिक शशि थरूर ने अगर कोई बात लिखी है तो हो सकती है वो उनकी इंडिविजुअल सोच है, और इंडिविजुअल सोच को कांग्रेस पार्टी ने आज तक कभी भी कहीं पर अंकुश लगाने का काम नहीं किया है। अभी अगर मैं ये पूछूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अगर वंशवाद का नाम आता है तो गांधी घराने का नाम लेगी, ये उनके ब्लड में ही है। मैंने आपको क्लियर मैं बताता हूं, क्योंकि अगर उनको किसी ने भी कहा कि अगर कोई परिवारवाद की बात करे तो उनके माइंड में दो ही घराने आ जाते हैं, पहले नेहरू जी का नाम लेंगे, फिर गांधी घराने का नाम लेंगे, उनको दूसरे कोई व्यक्ति दिखेंगे ही नहीं। अमित शाह जी का बच्चा जय शाह कोई भी पोजीशन पे आओ, वो वंशवाद नहीं रहेगा, उसकी क्वालिटी रहेगी। मगर राहुल गांधी जी अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो वंशवाद का नाम उनको मिल जाएगा। मतलब भारत में अगर आप किसी फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको अधिकार ही नहीं है, आपको राइट्स ही नहीं है। क्या संविधान में ऐसा दिया हुआ नहीं है कि आपको इंडिविजुअल कंटेस्ट करना है आपके कैलिबर के ऊपर? और भारत के लोग ये अभी सोशल मीडिया के साथ में चलने वाले लोग हैं, करंट घटना को एनालाइज करके 2 मिनट में उसके सामने की अपनी बात रख देते हैं। इस तरीके की सारी जो मूवमेंट्स हो रही है, आप इमेजिन कीजिए, ये जो कुछ बात है उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में लिखी गई बात है। ये कोई पार्टी प्रोटोकॉल या पार्टी ने कहा उनको, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका स्वातंत्र है, उनको क्या लिखना है। लेकिन लोगों का ये सोचना कि उन्होंने सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए बारे में कहा या किसी और चीज के बारे में कहा, ये बात पूरी तरीके से गलत है। अगर वो कोई अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देते हैं तो ठीक है, उसको किस तरीके से आप लेते हैं हर पार्टी को अलग अलग लगेगा।
मुझे लगा कि किसी दूसरे के लिए लिखा है, महेश भाई को लगेगा कि कांग्रेस के लिए लिखा है, और कोई दूसरा रहेगा तो वो दूसरे पार्टी की तरफ ही देख के बात करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है एज ए इंडिविजुअल इस चीज को लेना चाहिए। कल को कोई आर्टिकल अगर मैंने दे दिया तो उसका अर्थ ये थोड़ी है कि वो आर्टिकल मैंने पार्टी लाइन को लेके लिख दिया है। मेरी अपनी स्वतंत्र सोच हो सकती है, उसकी रिफ्लेक्शन ही हमारे सामने आया है। और परिवारवाद, वंशवाद ये बोलने के बजाय कंट्री को भी ये सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति में पोटेंशियलिटी है, जो व्यक्ति में कैलिबर है, उस व्यक्ति को आप कंटेस्ट करने की परमिशन देते हैं। और सबसे बड़ी बात, जनता जब तक नहीं जीतती है उसको कोई न्याय नहीं मिलता है। बिल्कुल, ये तो खैर है ही मेन पॉइंट। रविंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम। हाँ रविंद्र जी, सबके लिए लागू है, बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है परिवारवाद को लेकर। और मेरी नज़रों में परिवारवाद वो है कि यदि आपके पिताजी राजनीति में हैं और यदि आपने बचपन में उनके साथ राजनीति के हर दांव पे सीखे हैं, आप चले हैं और आगे चल के उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, और इससे भी बड़ी बात यदि जनता आपको अच्छे वोटों से जिता रही है, तो फिर कैसा परिवारवाद? परिवारवाद में सवाल तब उठना चाहिए, ये मैं अपने व्यक्तिगत थॉट बताती हूँ कि हाँ, यदि आप जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनको दरकिनार करके आप सिर्फ अपने परिवार के लोगों को बढ़ाएं, उन्हें ही टिकट्स दें, आप बाकी लोगों को ना पूछें, तो ये गलत है, क्योंकि सबके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन यदि जनता ही चुन लेती है तो फिर सवाल क्यों? लेकिन ये जो ओवरऑल पूरी एक आर्टिकल आया शशि थरूर का, और परिवारवाद को लेकर हमेशा ही हमलावर रहे हैं, हमेशा ही सवाल उठे हैं, आप किसी भी राजनीतिक दल को देखिए, इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी इससे अछूती नहीं है, आप पर भी आरोप लगे हैं, और फिर इसमें कोई दोहराए भी नहीं है कि यहाँ पर परिवार का कोई दिग्गज नहीं है। मुलायम सिंह यादव से लेके आज देख लीजिए अखिलेश तक पूरी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, डिम्पल भी हैं। राखी जी, भारत सबसे प्रकृति में सबसे अलग देश है पूरे विश्व में। ये अलग होना जो उसको दर्शाता है पूरे विश्व में, वो परिवार के नाते है। तो जब परिवार है भारत में तो परिवारवाद रहेगा, और जब तक परिवारवाद रहेगा तब तक ही भारत रहेगा। नहीं तो ये इजराइल बन जाएगा, जर्मनी बन जाएगा, चाइना बन जाएगा और अमेरिका बन जाएगा, जहां परिवार है ही नहीं। और यही बनाना चाहते हैं क्योंकि इनकी जो पेरेंट संस्था है वो पूरे खुद तो परिवार विहीन रहते हैं और पूरे विश्व को परिवार विहीन बनाना चाहते हैं। शादी नहीं कर सकते, परिवार में। अब आते हैं जरा नियम कानून में आ जाते हैं। हमारे देश में संविधान में प्रियम्बल से लेके 448 अनुच्छेद तक परिवार के किसी व्यक्ति को भी चुनाव लड़ने से नहीं रोका गया। जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत आ गए हैं कि कोई भी योग्य व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। जनता चुनती है, तो जनता जिसको चुन ली उसके लिए कोई परिभाषा लागू नहीं होती। बहुत सारे लोग बता रहे थे अभी भारतीय जनता पार्टी पर होता है ये अपराधी वो अपराधी। अब बात यह है कि शशि थरूर इस बात को क्यों करते हैं? तो शशि थरूर जब इस लेख को लिखते हैं तो खुद वो परिवारवाद के शिकार हैं, क्योंकि उनके पिताजी खुद भी एक लेखक थे और बहुत लंबे समय तक प्रिंट मीडिया से जुड़े थे। और उनके चाचा जी ने, सभी लोग यहाँ बैठे हुए जानते होंगे, एक मैगजीन आती थी रीडर डाइजेस्ट, उसका प्रकाशन शुरू किया था। ये तो उनके ही परिवार में है। तो उसी जो वंशानुगत उनको गुण मिला उसी के तहत इन्होंने लेख किया। अब लेख क्या लिखते हैं वो जाने, क्योंकि जो देश है हमारा वो परिवार के अनुकूल ही चलेगा। अब आते हैं लोकतांत्रिक अवधारणा की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में अगर लोकतांत्रिक अवधारणा भारत में रही है तो उसका आधार केवल और केवल परिवार रहे हैं और वंश रहे हैं या वंशवाद रहे हैं। अगर ये ना रहा होता तो शायद भारत रहा ही नहीं होता, भारत के तमाम ग्रंथ नहीं रहे होते, तमाम धार्मिक पुस्तकें नहीं रही होती। ये भारत की खूबसूरती है। अभी बता रहे थे कि राजनीति का क्षरण हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं सहमत हूँ, राजनीति का क्षरण हो रहा है। राजनीति का क्षरण कैसे हो रहा है? जहां पर परिवार को ही रोक दिया जा रहा है कि आप परिवार पैदा कर ही नहीं सकते हैं। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है भारत में, तो ये कहती है कि आप परिवार नहीं रख सकते, शादी नहीं करेंगे, बच्चे नहीं पैदा करेंगे। ये राजनीतिक क्षरण का सबसे बड़ा लक्षण है। फिर ये बता रहे हैं कि राजनीतिक शुचिता की बात कर रहे हैं। आडवाणी जी को ढकेल के, मुरली मनोहर जोशी जी को ढकेल के
प्रोफेसर बलराज माधव जी को ढकेल के राजनीतिक शुद्धता की बात कर रहे हैं। ये राजनीतिक शुद्धता सिखाएंगे हम लोगों को। इनके वहां अगर इनका पूरा वंश, इनका वंशवाद देख लीजिएगा, जनसंघ के संस्थापक से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक इन्होंने अपने हर उस व्यक्ति की राजनीतिक हत्या कर दी है जो योग्य युवा है। फिर से थरूर जी पे आ जाते हैं। थरूर जी अगर इतने योग्य व्यक्ति थे, वाकई भी योग्य हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, विदेश में जन्म हुआ, विदेश में पढ़े, और एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल भी बन सकते थे, तो अपनी योग्यता का परिचय भारत में देके क्यों राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं या राजनीतिक शीर्ष पे पहुंच जाते हैं? लेख लिखने से शीर्ष पे तो पहुंचेंगे नहीं। इसके लिए धरती पे उतर के अखिलेश जी की तरह, राहुल गांधी जी की तरह संघर्ष करना पड़ेगा। लेख लिखने से उनको पद नहीं मिलने जा रहा है, लेख लिखने से उनको जनता नहीं चुनेगी, और किसी को टारगेट करने से जनता चुनेगी नहीं, जैसे भारतीय जनता पार्टी। अब क्या होता है, जो भारतीय जनता पार्टी के नजदीक आता है, चूंकि परिवार विरोधी पार्टी है, जो इनकी मुख्य संस्था है परिवार विरोधी है, तो जो इनके नजदीक आता है वो परिवार का विरोध करने लगता है। तो आजकल शशि थरूर जी नजदीक है भारतीय जनता पार्टी के, तो सबसे पहले विरोध तो परिवार का ही करेंगे, तो उनका स्वागत है। लेकिन भारत की परंपरा है, भारत यही रहेगा, भारत चीन नहीं बनेगा, भारत दक्षिण कोरिया नहीं बनेगा, भारत अमेरिका नहीं बनेगा, यहाँ परिवार रहेंगे, और अब नहीं रहेंगे, हजारों साल तक रहेंगे। ऐसी भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आएंगे और तिनके की तरह उड़ जाएंगे। लाने वाले हम समाजवादी लोग हैं। सत्ता में हम लेके आए 67 में, तरसते थे घुटनों के बल, अंग्रेजों की चमचागिरी किया, फजलुर रहमान की चमचागिरी किया, सत्ता में लेके आए हम लोग। सत्ता में जब हम लोग लेके आते हैं तब भी धोखा देते हैं, 70 में लेके आते हैं धोखा देते हैं, 77 में लेके आते हैं धोखा देते हैं, 89 में लेके आते हैं तब ये धोखा देते हैं। तो ये सबको धोखा देंगे, प्रोफेसर बलराज माधव से लेके आडवाणी जी की तरह। इनकी बातों का कोई अर्थ नहीं है। ये देश सुंदर देश है, भारत देश हमेशा रहेगा, वंश की परंपरा है, वंश रहेगा, वंशवाद रहेगा, लेकिन योग्यता के आधार पर। ठीक है संदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, हाँ मैं बोला जा रहा हूँ। मंटू जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ 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 ठीक है। परिवारवाद को लेकर शशि थरूर ने बहुत एक बड़ा सा आर्टिकल लिखा, बहुत सारी बातें लिखी हैं, और परिवारवाद को लेकर, क्योंकि इससे कोई भी दल ऐसा नहीं है जो अछूता हो, सभी लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं। कैसे देखते हैं, कितना जरूरी मानते हैं, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? संदीप जी कैसे देखते हैं परिवारवाद को? देखिए इससे कोई अछूता नहीं है, और जहां तक आरोप प्रत्यारोप लगाना है तो बिल्कुल पक्ष विपक्ष एक दूसरे को परिवारवाद को लेकर घेरते भी रहते हैं। जहां तक शशि थरूर का सवाल है तो उन्होंने भी एक पूरी फहरिस्त, एक लंबा पूरा उन्होंने सबका जिक्र किया, चाहे वो कांग्रेस की बात हो जाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात हो जाए, चाहे वो महाराष्ट्र की राजनीति हो जाए, चाहे साउथ की राजनीति हो जाए, सबको लेके कहा क्या वाकई ये जरूरत है राजनीति की, और यदि है तो कितनी सही है? एक प्रश्न ये भी बहुत जायज सा मुझे लगता है, यदि जनता ही जिता रही है तो फिर परेशानी क्यों है? क्यों आपस में ये विवाद है परिवारवाद को लेकर? देखिए राखी जी, ये जो परिवारवाद का जिन है ये समय समय पर बाहर निकलता है, और ऐसी एक भी पार्टी आप मुझे हिंदुस्तान के अंदर नहीं बता सकती जिसने ऐसा कोई नियम बनाया हो कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को हम राजनीति में लेकर के आएंगे, या एक ही व्यक्ति इस सरकार की जो बेनिफिट्स है या सरकार से जुड़ सकता है। कोई भी एक पार्टी आप मुझे हिंदुस्तान की नहीं बता सकते। तो इसका मतलब सभी पार्टियों में परिवारवाद है, और मैं ये मानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी का टिकट लेकर के या निर्दलीय चुनाव में जाता है, जनता के बीच में जाता है और चुनाव जीत करके आता है, तो ये परिवारवाद नहीं है। ऐसे नेता बीजेपी के अंदर भी हैं, ऐसे नेता कांग्रेस के अंदर भी हैं, और ऐसे नेता भी हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं और बीजेपी से कांग्रेस में गए हैं। रही बात नेताओं की भाषा की, समझाने की या शैली की, देखिए ये समय समय पर निकलते रहते हैं और पार्टियों से निकलते भी हैं। शत्रुघ्न सिन्हा एक ऐसा नाम है जो बीजेपी में थे, उनको पार्टी से साइड कर दिया गया। यशवंत सिन्हा ऐसा नाम है जो पार्टी के बड़े नेता थे, उनको पार्टी से साइड कर दिया गया। इसी तरीके से कांग्रेस के भी मैं ऐसे तमाम नाम गिनवा सकता हूं। और परिवारवाद को मैं अगर देखता हूं तो चुनाव लड़ने और जीतने हारने से नहीं देखता हूं। एक परिवार के दो लोग जाकर के जनता के बीच में चुनाव लड़ सकते हैं, उनके सामने राखी जी आप भी चुनाव लड़ सकती है, मैं भी उनको चुनौती दे सकता हूं। अगर हमारे अंदर दम हो तो हम उनको हरा सकते हैं।
लेकिन हाँ, परिवारवाद ये चीज मैं मानता हूं कि अगर एक समय में संदीप सिंह जो कल्याण सिंह जी के पोते हैं वो चुनाव जीत करके आते हैं और मंत्री बनते हैं, अच्छा लगता है। उनके पिताजी सांसद का चुनाव जीतते हैं, दो व्यक्ति एक घर से हो जाते हैं, लेकिन चूंकि वो जनता के बीच में गए, चुनाव जीते, लेकिन उनके दादाजी को सरकार इनाम देती है, उनको राज्यपाल बना देती है। राज्यपाल बनना कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि उसके लिए चुनाव होता है, जनता ने, वो इनाम सरकार देती है। तो ये मैं मानता हूं कि ये एक परिवार को एक इनाम दिया जाता है, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। या जिस तरीके से अपने नियर डियर को, अगर हम सत्ता में हैं, पावर हमारे हाथ में है, हम उनको बड़े बड़े पदों से नवाज देते हैं एक ही परिवार के, तो उसमें कहीं ना कहीं परिवारवाद की झलक नजर आती है। तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेगी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा योग्यता देखनी चाहिए। परिवारवाद और योग्यता, दो चीजों का उन्होंने जिक्र किया अपने लेख में। अगर राखी जी हम योग्यता का जिक्र करें तो आप ये देखिए हमारे देश की जो राजनीति है वो योग्यता से नहीं चलती है। तमाम ऐसे नेता जिन्होंने 10वीं भी नहीं की, या तमाम ऐसे नेता जो अपने सर्टिफिकेट्स तक छुपाने के लिए कोर्ट तक पहुंच जाते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं दिखाया जाना चाहिए, इससे गलत मैसेज चला जाएगा जनता के बीच में, लोगों का पढ़ाई की तरफ से ध्यान हट जाएगा। तो ऐसे ऐसे लोगों को हमारे देश में मुख्यमंत्री भी बनाया जाता है, प्रधानमंत्री भी बनाया जाता है। अगर योग्यता के आधार पे चीजें हो जाए, ऐसी कोई एक पार्टी का नाम आप मुझे बताइए जो विधायक या सांसद का टिकट योग्यता देख करके देता हो कि इसने पीएचडी किया है तो इसको टिकट मिलेगा, इसने एमएससी किया है तो इसको टिकट मिलेगा, इसने बीटेक किया है तो इसको टिकट मिलेगा। तो ये दोनों चीजें, ना योग्यता के आधार पर हमारे देश में टिकट दिया जाता है, न ही परिवारवाद के हिसाब से हमारे यहाँ किसी का टिकट काटा जाता है। किसी एक पार्टी का मैंने आपको कहा, आप नाम नहीं बता सकते, परिवारवाद की बात तो सब कर लेंगे, लेकिन एक पार्टी का नाम आप मुझे बता दीजिए नीचे से ऊपर तक कि उसने ये नियम बनाया कि हमारे पार्टी से एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा। राजनाथ सिंह को भी टिकट मिल सकता है, उनके बेटे को भी टिकट मिल सकता है एक ही समय में, वसुंधरा राजे को भी टिकट मिल सकता है एक ही समय में, उनके बेटे दुष्यंत को भी टिकट मिल सकता है एक ही समय में। और ऐसे उदाहरण हजारों हैं हर पार्टी में, मैं खाली बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक है। मंटू जी अभी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ ठीक, बोलिए। मंटू जी, परिवारवाद पर बात हो रही है भाई, परिवारवाद की दुहाई है, चाहे शशि थरूर का जिक्र करूं, उनके आर्टिकल की बात करूं, या वैसे भी परिवारवाद को देखूं। इस बिहार चुनाव में बहुत सारी चीजें बार बार आई हैं और परिवारवाद तो जब जब आप देखिए कभी भी कोई टिकट होती है, कभी कोई इलेक्शन होता है तो ये बात आती जरूर है। जरूरत है, नहीं है तो क्यों नहीं है, इस पर क्या मानती है आरजेडी? जी, हमारा ये सोच है कि ये जो परिवारवाद या वंशवाद की बात जब भी आती है तो वो चुनाव के समय इसको उठाया जाता है, जबकि ये मुद्दा जो है पहले भी समाप्त हो चुका है कि परिवारवाद का मुद्दा उठाने के बाद भी परिवारवाद के एक परिवार के कई लोग जो है यहाँ चुनाव जीत के आते हैं और वो मंत्री बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, एमपी बन रहे हैं, तो उस पर भी लागू होता है। लेकिन तो जनता इसको नकार चुकी है, क्योंकि जनता के सामने ही ये बात आती है और जनता ही उसको जिता देती है। तो ये मुद्दा हमको नहीं लगता है कि अब ये चलने वाला है। ये परिवारवाद और वंशवाद का जो मुद्दा है ये शुद्ध रूप से जो है किसी को टारगेट करने के लिए दिया जाता है, लेकिन वो जो है अब धीरे धीरे जो है जनता इसे नकार चुकी है। अब परिवारवाद और वंशवाद का कोई मुद्दा नहीं रह गया है। आप देखिए बिहार के संदर्भ में हमारे यहाँ जो है अब ये जीतन राम मांझी जी हैं, वो अपने परिवार के ही टिकट ही जो है बांटते हैं कि अपने ही परिवार के लोग को बांटते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ चिराग पासवान जी है, ये भी वही करते हैं। और ये आरोप लगता है लालू जी के ऊपर भी, राष्ट्रीय जनता दल पर भी लगता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं वो जो है बार बार जो है मुद्दा को उठाया जाता है ये शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन वो जो है खुद जो है इसमें डूबे हुए हैं। उनके परिवार से जो लोग आए हैं उनका एक पूरी सूची को जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी उनको जो है जारी कर चुके हैं कि किनका परिवार का लोग किनके साथ में क्या है नहीं है, वो सारा चीज दे चुके हैं, लेकिन उस पर उन लोगों का कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन हाँ, मुद्दा उठाया जाता है सिर्फ चुनाव के समय में। वो टारगेट बिहार के में जो है ये टारगेट किया जाता है लालू जी पर, क्योंकि लालू जी जो है परिवारवाद किए और वो ऐसा लड़का वो जो है उनका है तेजस्वी प्रसाद यादव जी
कि वो अपनी योग्यता के अनुसार वो जो है वो राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। किसी का जो है उसमें कोई योगदान नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी पार्टी में टिकट देने के लिए कोई मापदंड तैयार नहीं किया गया है कि कैसे लोगों को टिकट दिया जाए, जिसके कारण वो जो है जो पढ़ा लिखा नहीं है या कोई मूर्ख आदमी है और जो बहुत पढ़ा लिखा है, ये सब जो है बाहुबल और ये सब को देखते हुए टिकट का विषय हो जाता है, जिसमें जो समर्पित कार्यकर्ता है वो इससे वंचित रह जाते हैं। ये मुद्दा सबसे बड़ी मुद्दा है। इसको जो है संशोधन करने की बात है कि भाई हर पार्टी को एक मापदंड बनाना चाहिए। आप चपरासी का भी नौकरी होता है तो आप जो है उसके लिए योग्यता देते हैं, इतना पास होना चाहिए, उसको ये चीज का ज्ञान होना चाहिए, ये अनुभव होना चाहिए, लेकिन उस बात को जो है यहाँ पार्टी में नहीं लागू किया जाता है। ये जो है जिस तरीका से टिकट का वितरण इस बार भी हुआ, पार्टी के लोग नहीं रहते हुए भी दूसरे पार्टी से आए और टिकट लेके चले गए। उससे तो हमारे पार्टी के अंदर में आक्रोश होता है, कार्यकर्ता में आक्रोश होता है। ये वंशवाद के कारण नहीं हो रहा है, ये होता है कि पार्टी को एक चुनाव आयोग की तरफ से ये निर्देश देना चाहिए कि आप अपने पार्टी में टिकट का एक मापदंड तैयार कीजिए कि कैसे लोगों को टिकट देना है, और वो उस क्राइटेरिया को अगर पूरा करता है तो आप उसको टिकट दे सकते हैं। हमारा यही सोच है। ठीक है मंटू जी, मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसा विषय है और इस पर ऐसी प्रतिक्रियाएं इसलिए भी हैं क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल को उठा के देखिए, कोई इससे अलग नहीं है, सबके पास कुछ ना कुछ है। रही बात योग्यता की, तो मुझे लगता है यदि योग्यता है तो उसका आकलन तो खुद किया जा सकता है, उसमें इलेक्शन कमीशन क्या करेगा भाई? यदि किसी को अपने बेटे को ही टिकट देना है तो वो उसकी योग्यता थोड़ी देखेगा, पार्टी जो चला रहा है वो उसके अकॉर्डिंग टिकट्स दे रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसी को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगी और चाहती हूँ बहुत जल्दी जल्दी से संक्षिप्त प्रतिक्रिया। योग्यता की जो बात हो रही है ये असल में कितनी महत्व रखेगी आने वाले समय में? मैं वापस से इधर से संदीप जी से शुरू करूंगी ताकि सभी लोगों की प्रतिक्रिया बहुत जल्दी जल्दी से आ जाए, समय भी हो गया है। संदीप जी, योग्यता की जो बात हो रही है कि योग्यता को देखकर इसका मापदंड तय किया जाए, तो कैसे होगा? देखिए राखी जी, हमारे देश की राजनीति में ये चीज पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज एक चपरासी की नौकरी में भी योग्यता है, एक पुलिसमैन की नौकरी में भी योग्यता है, एक आईएएस पीसीएस कहीं तक भी आप चले जाइए, सब में योग्यता मापदंड है। लेकिन राजनीति में योग्यता मापदंड नहीं है और ना ही हमारे देश के जो पॉलिटिशियन है वो इस चीज को कभी लागू होने देंगे। और शुरू से लेकर आज तक आप ये देखने, आपने हमारे देश में पंडित नेहरू की भी सरकार रही, इंदिरा जी की भी रही, राजीव जी की भी रही, अटल जी की भी रही, मोदी जी की भी रही। आप एक नेता का नाम बता दीजिए किसी भी पार्टी के जिसने योग्यता को राजनीति का आधार माना हो या आधार मानकर कोई नियम बनाया हो। कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति उस गद्दी तक पहुंचना चाहता है, हर व्यक्ति अपनी सरकार बनाना चाहता है, लेकिन ये मापदंड किसी ने भी आज तक सेट नहीं किया कि भाई एमएससी पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सांसद का चुनाव लड़ सकता है या ग्रेजुएट व्यक्ति ही एमएलए का चुनाव लड़ सकता है या वो डॉक्टर होना चाहिए या वो इंजीनियर होना चाहिए। ये कोई मापदंड हमारे देश में नहीं रखा गया। बिल्कुल संदीप जी। महेश जी। राखी जी, जो आज का मुद्दा था वो शशि थरूर जी का वो लेख था, जिसके ऊपर जो है मैं समझता था कि भाई जो भी पैनलिस्ट हैं वो थोड़े से संवेदनशील होकर, और जिस प्रकार से उन्होंने जिस करेज के साथ, जिस साहस के साथ उन्होंने इस लेख को लिखा, साधुवाद मैं देता हूं कि भाई कम से कम कोई आदमी तो, एक ऐसा आदमी तो हुआ। उन्होंने सिर्फ यहीं तक नहीं लिखा, उन्होंने श्रीलंका का उदाहरण दिया, उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, उन्होंने तमाम देशों का उदाहरण दिया जहां पे इन कारणों से, जैसे अभी नेपाल का ही घटना देख लीजिए, वहां जेएनजी जो हुआ उसमें जो लोग शिकार हुए वो किस तरह के लोग थे, जो नेपोटिज्म के तहत जो पॉलिटिक्स कर रहे थे उनको लोगों ने मारा पीटा, उनके घरों को फूका, उनके भ्रष्टाचार के जो उनके आचरण थे, जो उनके बच्चे जो है किस प्रकार से क्या वहां किस प्रकार से वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। तो ये सारे उदाहरण को जब उन्होंने रख के बात करी तो उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगना चाहिए कि हमारे देश में भी और आपके दर्शकों को विशेष रूप से कि एक ऐसा मुद्दा है, सेंसिटिव मुद्दा है ये, कि इस प्रकार की अगर चलन और प्रचलन को हम कहीं समर्थन देते रहेंगे सिर्फ इस वजह से कि हम कहीं ना कहीं ग्रसित हैं इस मानसिकता से,
इस अवसाद से कि भाई हमें प्रधानमंत्री को भला बुरा कहना है, या हम इस बात से कि भाई अमित शाह का बेटा जैसा जो है जैसा सेक्रेटरी बने, सेक्रेटरी के बाद वो आईसीसी के प्रेसिडेंट भी बने। आज ही राजीव शुक्ला का मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि उस व्यक्ति ने अपने मेहनत के बलबूते पे आईसीसी को जो है आईसीसी के अध्यक्ष बनने में वो सफल रहे। तो ऐसी चीज को जब आप कहीं करते हैं, दिखाते हैं, और यहाँ उन्होंने लीडरशिप की बात कही, मोतीलाल नेहरू से लेके और राहुल गांधी तक की लेगेसी देखिए, कोई आपको मिला ही नहीं अब तक गांधी नेहरू परिवार के अलावा कि आप किसी और का नेतृत्व को स्वीकार करें। क्या मतलब है? 100 साल में आपने एक बार भी नहीं सोचा कि भाई नॉन नेहरू गांधी परिवार को जो है हम कहीं उसको तवज्जो दें। कारण क्या है? क्योंकि आपके यहाँ नेपोटिज्म जो है भरा पड़ा हुआ है। आप उसके बगैर जो है उस चीज को, उस सोच से आप बाहर नहीं निकलना चाहते। वो विकार आपके अंदर ऐसे घर कर गया है कि वो आदमी भ्रष्टाचारी हो, अपराधी हो या कुछ भी हो, लेकिन वो आपके लिए भगवान और खुदा की तरह है। आप वही बोलेंगे जो कि उसको कहीं सुनाई दे और उसे अच्छा लगे। आप कहीं ना कहीं ग्रसित हैं उस चीज से। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो हम अगर विरोध करते हैं, देखिए जहाँ विरोध करना है, जो लोग गलत हैं उनको हम गलत ही कहेंगे। हमने कहा कि हमारे यहाँ भी अगर ऐसा कुछ है तो उसके ऊपर भी जो है इस लेख के जरिए कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किए जाए, सार्थक आलोचना हो। एकमात्र जो है हम ये कब कह रहे हैं कि भाई बीजेपी में उस तरह का नेपोटिज्म जो है कहीं दिखाई नहीं दे रहा है या कहीं सुनाई नहीं दे रहा है। विपक्ष जो है रह के जब ये बात उठती है तो विपक्ष ये बात तो कहता ही है कि भाई आप अपने यहाँ भी तो देखो। तो सवाल ये है कि इस लेख के जरिए उन्होंने क्या संदेश देना चाहा। पूरे भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप में ये सारी चीजें व्याप्त है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि वो सिर्फ उन्होंने सभी लोग जल्दी से बात रखेंगे। महेश जी रोकूंगी, पवन जी जल्दी से। मैं तो यही कहूंगा, देखिए अभी महेश जी ने पूरा ठीकरा कांग्रेस के सर ही फोड़ा कि नेपोटिज्म हो या फिर पार्टी में वंशवाद हो, ये सिर्फ कांग्रेस में ही है। फिर से इन्होंने कहा कि नेहरू जी गांधी घराना, नेहरू घराना गांधी घराना। भारतीय जनता पार्टी को इन दो घरानों के अलावा कोई बात राजनीति में इनकी शुरुआत ही नहीं होता है। इनका श्री गणेश ही वहीं से चालू होता है। और चलो अच्छा है, कम से कम शशि थरूर जी की बात को आपने एक्सेप्ट किया। आपने ये तो माना कि भाई कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने कुछ लिखा और वो लेख उसने अच्छा लिखा, तो बीजेपी ने कांग्रेस के किसी व्यक्ति की सराहना की। और जो आप वंशवाद की बात कर रहे हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, पोटेंशियलिटी को वैल्यू देना चाहिए। घरानेशाही कुछ नहीं रहती है। उस व्यक्ति में अगर कैपेबिलिटी और लीडरशिप है तो वो व्यक्ति उस देश को ड्राइव करने की ताकत रख सकता है। उसका पैरामीटर एजुकेशन, उसका पैरामीटर कुछ नहीं, उसकी लीडरशिप के ऊपर है। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी तरीके से पढ़ा लिखा ना हो, मगर अगर उसमें सूझबूझ है और उसके अंदर पोटेंशियलिटी है कि वो लोगों को न्याय दिला सकता है, उनके हक के लिए लड़ सकता है और आने वाले इतिहास को और सुनहरा, यानी जो उसने पुराने इतिहास को तो जो लिख दिया लिखती है, लेकिन भविष्य को सुनहरा बनाने की अगर ताकत उस व्यक्ति में है तो डेफिनेटली वो किसी भी घराने का रहो, उसको इलेक्शन कंटेस्ट करने का मौका देना चाहिए। ठीक है, रविंद्र जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए। राकेश जी, आपका प्रश्न था योग्यता पे, डेविएट हो गए लोग। ये अगर योग्यता का मापदंड बना दिया जाए तो वर्तमान समय में आर्टिकल 19 का उल्लंघन होगा। हमारा संविधान से चलने वाला देश है, किसी प्रकार की योग्यता का निर्धारण नहीं किया है। अगर योग्यता का निर्धारण भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है तो संविधान में परिवर्तन करे और योग्यता फिक्स करे और मोदी जी की योग्यता जनता को दिखावे कि मोदी जी की योग्यता क्या है, सर्टिफिकेट से लेके संघर्ष तक की क्या योग्यता है दिखा दे, तब हम उस चीज को मान लेंगे कि योग्यता राजनीति का आधार बन सकती है। जी धन्यवाद। चलिए ठीक है, ऐसे क्योंकि ये बात मंटू जी ने उठाई थी और फिर योग्यता आधारित राजनीति की बात शशि थरूर भी कर रहे थे, इसलिए ये एक बड़ा अहम प्रश्न था। और ये बात तो सच है, जिसका कोई मापदंड नहीं है और उल्लंघन ही हो जाएगा तो फिर ये तो कभी नहीं हो सकता। संदीप जी सही बोल रहे थे। खैर ठीक है, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा इन आर्टिकल से, ये जो परिवारवाद को गढ़ने की कोशिश की गई है, इसका कितना प्रभाव है ये आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए एक बात तो है, परिवारवाद की दुहाई है, सियासत गरमाई है, होगा ही, कोई इससे अछूता नहीं है। सब लोग इस पर काम कर रहे हैं, सब समय को देखते हुए, मौके को देखते हुए इन चीज़ों को लाते हैं। अब क्योंकि कुछ नहीं है, कुछ बड़ा मुद्दा नहीं होता परिवारवाद, क्योंकि शशि थरूर हमेशा कुछ टाइम से ऐसा कुछ लिखते हैं
कि ऐसा लगता है कांग्रेस के विरोध में है। यहाँ उन्होंने सभी के परिप्रेक्ष्य में लिखा, लेकिन एक जो कहते हैं ना, कंक्लूजन जो निकल कर आया वो यही था कि यदि किसी परिवार से किसी को टिकट मिला है और यदि उसमें कैपेबिलिटी है और जनता उसे चुन रही है, फिर कैसा परिवारवाद? ये तो जनता का निर्णय है ना। तो इन सारी चीजों को भी समझना होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देख ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।